आज का पहला प्रश्न है कि प्राथमिक भूकंपी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि ये ध्वनि तरंगों के समान होती हैं। भूकंपी तरंगों में इनकी गति सर्वाधिक होती है। ये तरल भाग में प्रायः लुप्त हो जाती हैं। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन, या फिर एक दो तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक और दो। ऐसा इसलिए कि भूकंप विज्ञान एक ऐसा प्रत्यक्ष साधन है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग की बनावट और विषय में जानकारी मिलती है। भूकंपी तरंगों का अध्ययन जो है वो सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकित करके देखा जाता है। जिस जगह से भूकंप का कंपन होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं, और जहां पर भूकंपी लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी के में कई तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन्हें भूकंपी तरंगे कहते हैं। और भूकंपी तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है उन्हें प्राथमिक तरंगे कहते हैं, और प्राथमिक तरंगे जो होती हैं ये अनुदैर्घ्य तरंगों के समान होती हैं, जिसमें कण की गति जो है वो जो तरंगों की गति है इसमें कणों की गति तरंग रेखा की सीध में होती है। प्राथमिक तरंगे सबसे अधिक वेग वाली होती हैं और पृथ्वी के ठोस भाग में अत्यधिक गति से प्रभावित होती हैं। इन्हें यस तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए पहला कथन और दूसरा कथन जो है वो सही है। तीसरा कथन इसलिए सही नहीं है कि द्वितीयक तरंगे जो होती हैं वो द्वितीय गौड़ तरंगे प्रकाश तरंग के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जिनमें कणों की गति तरंग की दिशा के समकोण पर होती है, जिन्हें यस तरंगे कहते हैं, जो कि तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। इसलिए तीसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। विषुवत रेखा पर दिन और रात सदैव बराबर होते हैं। ऋतु परिवर्तन का कारण पृथ्वी का परिक्रमण है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है, और पृथ्वी से चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग माह में केवल एक बार ही दिखाई देता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गति करती है। यही कथन जो है असत्य है, क्योंकि पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू के समान घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ही दिन व रात होते हैं, और इसी गति को दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। यही आंसर जो है गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें ज्वालामुखी उनके देश से संबंधित है कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, जिसमें कोटोपैक्सी, एटना, क्राकाटाओ और माउंट ताल। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है कोटोपैक्सी जो है वो आपका इक्वाडोर में है, माउंट एटना इटली में है, क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है, और ताल जो है वो फिलीपींस में है। तो सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन है, कि कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और कोटोपैक्सी इक्वाडोर की इंडीज पर्वतमाला में स्थित है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,597 मीटर है। कोटोपैक्सी दुनिया का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। अगर एटना की बात करें तो एटना जो है यूरोपीय महाद्वीप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, और इसका शिखर जो है वो विस्फोट के साथ बदलता रहता है। यह आल्प्स के दक्षिण में इटली का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगर क्राकाटाओ की बात करें तो इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा जलडमरू मध्य में एक राक्टा द्वीप है, और यह भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच स्थित है, जो उच्च ज्वालामुखी भूकंप गतिविधियों का केंद्र है। अगर ताल की बात करें, यह दुनिया का सबसे छोटा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो फिलीपींस के टाइगायटे में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमनदी अपराधनात्मक स्थल रूप है? यू आकार की घाटी,
फियोर्ड, जलप्रपात या फिर वी आकार की घाटी। कूट के आधार पर सही उत्तर चुनना है, 1 और 2, 3 और 4, 1 3 4 या फिर 2 3 4। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। 1 और 2 इसका जो है सही आंसर है। ठीक है, हिमानी या हिमनद के द्वारा धरातली उच्चावच में परिवर्तन का कार्य जो है वो दो मुख्य रूपों से संपन्न होता है, एक तो उत्पाटन या फिर अपघर्षण। हिमानी द्वारा निम्नलिखित रूप से स्थल रूप जो है उसमें यू आकार की घाटी आती है, फियोर्ड आते हैं, ठीक है, और अगर मतलब कि कह सकते हैं कि फियोर्ड आते हैं और यू आकार की घाटी आती है। और अगर हिमनदी की बात करी जाए, ठीक है, अगर नदी घाटी की बात की जाए तो इसमें जलप्रपात आते हैं, ठीक है, और वी आकार की घाटी आती है। मतलब नदी अपदात्मक की बात करेंगे तो जलप्रपात और वी आकार की घाटी आएंगी, हिमनद की बात करेंगे तो यू आकार की घाटी और फियोर्ड तट की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है? ओयासियो धारा, कैलिफोर्निया की धारा, किरोसियो की धारा या फिर ओखोटस की धारा? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, किरोसियो की जलधारा। क्योंकि किरोसियो की जलधारा जो एक गर्म जलधारा है, या अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम के तंत्र के समान ही प्रशांत महासागर में भी किरोसियो तंत्र का पूर्ण विकास हुआ है। यह क्रम कई धाराओं से मिलकर बना है और इसका प्रवाह फार्मोसा से बेरिंग जलडमरू मध्य तक पाया जाता है। आगे चलकर यह उत्तर में से आने वाली ठंडी ओयासियो धारा से मिल जाती है। ओयासियो धारा की बात करें तो ओयासियो धारा, इसे क्यूराइल ठंडी धारा भी कहते हैं। यह धारा बेरिंग जलडमरू से दक्षिण की ओर बहती है, जिसके द्वारा आर्कटिक सागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाया जाता है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसकी एक शाखा पूर्व की ओर मुड़ जाती है और अलिशियन और किरोसियो धाराओं से मिल जाती है। अगर हम कैलिफोर्निया की धारा की बात करें तो यह ठंडी धारा है जो अटलांटिक महासागर की कनारी धारा के समान है, ठीक है। और अगर हम बात करें ओखोटस सागर की धारा की बात, तो यह प्रशांत की ओयासियो के बाद दूसरी ठंडी धारा है जो सखालिन के समीप बहती है और होकाइडो के निकट ओयासियो की धारा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित द्वीपों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, मेडागास्कर और बोर्नियो। तो कूट के आधार पर चयनित करना है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। पहला सबसे बड़ा जो है वो ग्रीनलैंड है, फिर उसके बाद न्यू गिनी है, फिर उसके बाद बोर्नियो है, फिर उसके बाद मेडागास्कर है। ग्रीनलैंड जो है यह आर्कटिक सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसके उत्तरी अटलांटिक सागर में स्थित है। ग्रीनलैंड अपने विशाल टुंड्रा और विशाल ग्लेशियर के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन ग्रीनलैंड यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। ग्रीनलैंड का कुल क्षेत्रफल 8,36,330 वर्ग मील है और ग्रीनलैंड की राजधानी जो है वो नुक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट श्रृंखला से होता है? ओल्गा, डेन्यूब, राइन या फिर लायर? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, डेन्यूब। क्योंकि डेन्यूब नदी जो है यह यूरोप में प्रवाहित होने वाली नदियों में से एक है। यह दक्षिण पश्चिमी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर लगभग 1725 मील लंबा मार्ग तय करते हुए काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी के जल प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, यूगोस्लाविया और बल्गेरिया तथा यूक्रेन का क्षेत्र इसमें शामिल होता है। डेन्यूब नदी जो है वो यूरोप में मुख्य रूप से बहती है और एक काला सागर में गिरती है। अगर वोल्गा नदी की बात करें तो वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है और यूरोप के वल्दाई पहाड़ी से निकलती है और यह कैस्पियन सागर में गिरती है। अगर वोल्गा नदी की बात करें कि इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो स्टालिनग्राड, गोर्गी, सराटफ और एक है स्ट्राकैन।
अगर लायर नदी की बात करें तो लायर नदी जो है वो फ्रांस की सबसे लंबी नदी है, जो दक्षिणी मैसिव सेंटर से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, जर्मनी। ठीक है, डी ऑप्शन जर्मनी। क्योंकि भूमध्य सागर एक अंतर महाद्वीपीय समुद्र है जो पश्चिम में अटलांटिक महासागर से पश्चिम में अटलांटिक महासागर से पूर्व में एशिया तक फैला है और जिब्राल्टर जलसंधि से यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। इसे अक्सर पश्चिमी सभ्यता का इनक्यूबेटर भी कहते हैं। भूमध्य सागर की सीमा लगभग 21 देशों से लगती है। ठीक है, लेकिन जर्मनी की सीमा जो है वो भूमध्य सागर से नहीं लगती है। ठीक है, जो देश लगते हैं उसमें अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की है। अगर हम काला सागर की बात करें तो काला सागर पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन, दक्षिण में तुर्की के बीच स्थित है। इसके पूर्व में जॉर्जिया और काकेशस पर्वतमालाएं हैं जो इसे कैस्पियन सागर से अलग करती हैं। ठीक है, अगर हम कैस्पियन सागर से अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान सीमाएं साझा करते हैं। अगला प्रश्न है कि अपवाह तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से विचार कीजिए कि अनुवर्ती नदियां क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। नवानुवर्ती नदियों का विकास द्वितीय अपरदन चक्र के दौरान होता है। आक्रमणवर्ती नदियां भौमिकीय संरचना की प्रतिकूल दिशा में प्रवाहित होती हैं। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3। तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। ठीक है, तीनों कथन जो हैं अफवाह तंत्र के बारे में वो सही हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।